सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 दिया था करने के लिए, और लेकिन आपने शायद जहमत नहीं उठाई। सोचते हो कि माल ऐसे ही मिल जाए, हमारा काम चल जाए और हम पीजीटी निकाल लें। तो शायद ये संभावना कम होती है। कारण ये कि मेहनत आपको करनी है, हम तो दिशा जरूर देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 28 आपने सॉल्व नहीं किया। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर से कॉपर बनाया, फिर कॉपर प्लस से कॉपर बनाया। दोनों में बनाने में दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक दो इलेक्ट्रॉन का चेंज वहां हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ हुआ है। दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी दे रखे हैं। तो फिर हम लोग डेल्टा जी पहले निकालते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों की रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है या नहीं होती है। तो पहले हम डेल्टा जी1 निकाल लेते हैं। डेल्टा जी1 इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। सेल होता है, एन की वैल्यू पहली रिएक्शन में 2 रखनी पड़ेगी माइनस साइन के साथ में। फैराडे की वैल्यू आप एफ में ही रखिए और पहली वैल्यू 3.04 एफ एज यूजुअल डाल दीजिए, क्योंकि बाद में ये कैलकुलेशन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एफ ले लेता हूँ। डेल्टा जी1 मैंने निकाल दिया है। इसी तरीके से डेल्टा जी2 अगर निकालता हूँ तो वहां पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है, तो वहां एक हो गया। वैल्यू उसकी दे रखी थी 0.52, 0.522 थी शायद, एक बार चेक भी कर लेंगे भी। यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 0.522 एफ दिया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्ट ये चाहते हैं कि दोनों का रिजल्ट ये आता है कि आखिरकार डेल्टा, आप ये दोनों का रिजल्ट समझिएगा कि सी यू प्लस प्लस से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराएंगे और सी यू प्लस बनाएंगे। रिजल्ट ये चाहिए था, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यानी डेल्टा जी थ्री जब हम निकालेंगे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल आएगा। यहाँ पर माइनस तो रखिए, एन का मतलब यहाँ पर हम लोग 1 रख दें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। फैराडे फैराडे ही रहने दें, ई नॉट सेल ऐसा ही रहने दें। तो जब सब कुछ ऐसा ही रहेगा तो इसका मतलब हुआ ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ई नॉट और एफ आ जाएगी डेल्टा जी थ्री। अब हम टोटल डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि डेल्टा जी1 में से डेल्टा जी2 को घटा देते हैं तो डेल्टा जी3 की वैल्यू बचनी चाहिए। तो डेल्टा जी3 तो आपको पता ही है, माइनस ई एफ नॉट, माइनस ई नॉट एफ हो गया। और इसके बाद की वैल्यू अब हम उल्टा रखा है ना फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, इसकी थी वैल्यू आपकी ये प्लस के माइनस की थी, माइनस के 0 पॉइंट। तो ये पहली वैल्यू हो जाती है आपकी डेल्टा जी1। जी1 कौन सा है, जी1 है हमारा ये माइनस का है। तो ये माइनस का हो गया वैल्यू 0 पॉइंट। वैल्यू देख लेते हैं एक बार, माइनस में है कि प्लस में, इतनी और देख ले फिर आगे बढ़े। यानी वैल्यू हमारी दोनों दे रखी है प्लस में, ठीक। तो सिंपल सा 6 8 हो गया। फिर आपका माइनस का साइन लगाया, जी2 हो गया। और जी2 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 522। तो माइनस माइनस प्लस 0.522 है। माइनस से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी 0.68, यानी कि ये ई नॉट एफ हो गया आपका 0.68। तो ये माइनस की वैल्यू हो जाती है। जो रिजल्ट निकल के आएगा घटा दीजिए, तो 0.522 घटाना है तो 0.68.522 मान लीजिए। 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 7 रह गया, 2 में 7 में से 2 गया 5 बचा, 0, यानी कि 0.058 वैल्यू आ रही है। अच्छा यहाँ एक यानी कि यहाँ पर एक बचेगा, सॉरी। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.158। ये वैल्यू आपको ये बता रही है कि वैल्यू तो प्लस में आ गई। इसका मतलब है कि अगर फैराडे की से भी हम कैलकुलेशन करें, फैराडे में ये भी वैल्यू है, फैराडे में भी, फैराडे से फैराडे काट दीजिए, तो ये वैल्यू 0.158 आ रही है। और ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, देखते हैं क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल वैल्यू इंडिकेट करेगी, यानी वैल्यू में आंसर हमारा जो मैच कर रहा है वो बी मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो आपके सामने है। तो जरा बिल्कुल कमेंट करिएगा। 29 क्वेश्चन पर चल लेते हैं। तो 29 ए से बी पर गया तो E1 है, और यहाँ पर E2 दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि E1 माइनस ले लेते हैं हम E2, और यहाँ पर -1 भी दे रखा है तो E1 माइनस ये लीजिएगा, है ना। और फिर प्लस में ये वैल्यू जोड़िएगा तो ये हो गया ये वाला, यानी कि यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा
ये भी इवन माइनस है, प्लस में जोड़ना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसका कारण आपको बता देते हैं। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी ये वाली है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी में से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा और तीसरी वाली को इस वाली को घटाना पड़ेगा। तो यानी ये दोनों जोड़ी गई और ये वाली घटाई गई, इस बात का ध्यान दीजिए। इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर ए राइट चला जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 वाले पे चले आइए। 30 वाला हेंडरसन हेसलवॉक मैंने पहले भी हिंट दिया था, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पीएच इज इक्वल टू पी के ए, लिख देता हूँ पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो गया। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, ये कितनी वैल्यू आ जाती है, 4.73 आ जाएगी। तो यहाँ पर 4.73 प्लस में हो गया लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉल्ट की वैल्यू है 0. ये एसिटिक एसिड है 0.02 है, 0.02 नीचे 0.2 है, यानी ये हो गया आपका 2, ये लॉग यानी कि लॉग 1/10 हो जाएगा। लॉग 1/10 लॉग 1 की वैल्यू हो जाती है आपकी, तो ये 4.73 प्लस लॉग 1/10, लॉग 1 में 0 हो जाता है और 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 घटा दीजिए, तो यानी 3.73 इसका आंसर आ जाएगा। बी वाला पार्ट इसका बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट है ना। बेहतरीन क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन पर लोड ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट। इफ NaOH इज एडेड टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव, तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, यानी कि Na2ZnO2 बन जाएगा। सोडियम जिंकेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, और जब एक्सेस में डिसॉल्व कर लेते हैं तो फिर वापस जो है वो आपका सोडियम जिंकेट, पहले ZnOH का होल ट्वाइस और फिर सोडियम जिंकेट बन जाता है। तो जो सोडियम जिंकेट होगा वो आपका एनाइनिक पार्ट की वजह से होगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई ZnOH का होल ट्वाइस पहले बनेगा, इसमें जब ZnOH का होल ट्वाइस में NOH पड़ेगा तो Na2ZnO2 बनेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इन दिस सॉल्यूशन जिंक एग्जिस्ट इन, आपको एनाइनिक पार्ट में दिखेगा। तो एनाइनिक पार्ट में क्यों दिखेगा ये भी बता देते हैं, क्योंकि Na2 है ना, Na2ZnO2 है, ये आपका निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब एनाइनिक पार्ट में आपको जिंक दिखाई देगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन @ 2025 इसके ऊपर लिखे दे रहा हूँ, इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ये होना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन हमें करने हैं। 32 वाले पर चले आइए। 32 इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन द आयोडीन, तो ये मेथड तो आपको सबको पता ही है कि भाई इसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम, सिलिकॉन, ये NCERT में भी दे रखा है। अगर प्यूरिफिकेशन को आप पढ़ते हो तो प्यूरिफिकेशन के NCERT में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और वहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। 33 वाला क्वेश्चन तो अब मैं आपसे कहूँगा कि कैलकुलेट करिएगा, भले आप कैलकुलेट ना करें, ये मुझे पता है कि आप कैलकुलेट करते नहीं है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। समय तो आपके पास, जब क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं है तो TGT PGT एग्जामिनेशन निकालने का समय कहाँ से लाओगे, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT का फार्मूला इसमें लगाना और कैलकुलेशन करके हमें सेंड करिएगा 94 73 70 27 11 पर। निश्चित तौर पर सेंड करिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड। 34 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट 34 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने, तो अब हमें ऑर्डर भी देखने पड़ेंगे। डिक्रीजिंग एसिडिटी, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो आपको यही दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक तो भाई ए वाला है, उसने ऑर्थो वाला होगा, क्योंकि ऑर्थो वाला जो होता है वो एज कंपेयर टू ये हो जाता है, तो इसका मतलब बी। तो ऑर्डर हमें देखना पड़ेगा, ऑर्डर चलते हैं उस साइड में, यहीं पर ही दिखाई देगा हमें ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है। ऑर्डर हमारा ये कह रहा है बी सबसे ज़्यादा है सी से, और सी ए से ज़्यादा है, ए जो है वो डी से ज़्यादा है। ए बी से पहले मिला भी तो ले, जरा एक बार देख ले कि ए बी सी से ज़्यादा है, वो तो समझ में आया था, उसी समय आया था, लेकिन बी ए से ज़्यादा, हाँ ठीक है, ये मेटा पोजीशन वाला है। बी जो है वो सी से ज़्यादा है, सी जो है वो ए से ज़्यादा है, और ए जो है वो डी से ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई देखो ए में जो है, मैं समझाता हूँ, पहली बात समझ लो यहाँ पर, फिर बाकी आंसर समझ लेते हैं। ए में जो है वो यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट
जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट नहीं, यहाँ पर ए ऑर्थो इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा, और ऑर्थो इफेक्ट जहाँ पर डोमिनेंट हो गया तो मोर एसिडिक हो गया, तो ये बी वाला मोर एसिडिक हो गया। और सी कैसा हो गया, कमजोर पड़ गया, तो बी ज़्यादा एसिडिक हो गया सी से। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ सपोर्ट कर रहा है तो सबसे कमजोर बेचारा डी वाला ही हो गया, तो इसके बीच में कौन फंसा, इसके बीच में ए फंस गया। तो सिंपल सा आंसर बी सी ए डी हमारा हो गया। तो यहाँ पर आंसर हम भी सेट कर लेते हैं, चलिए देखते हैं वही आंसर था या दूसरा था, बी सी ए डी ही था या दूसरा आंसर था, चेक करिए। बहुत ही बी सी ए डी बिल्कुल राइट। ट्रांसएस्टरिफिकेशन मैंने कई बार पढ़ाया है। ट्रांसएस्टरिफिकेशन जो लोग नादान है, जानते नहीं, वो लोग समझ लें कि ट्रांसएस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? हम लोग यहाँ पर आर सी ओ आर डैश लेते हैं, जिसकी आर डबल डैश ओ एच से जब रिएक्शन कराते हैं ये वाला ग्रुप इससे एक्सचेंज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य आर सी ओ हो गया, ओ आर डबल डैश हो गया, प्लस आर डैश ओ एच, यानी कि ये वाला आर इसमें आ गया है। तो सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है ये रिएक्शन करेगा। अब जो फर्दर आर सी डबल ओ आर डैश वाला जो कंपाउंड बना है ये दोबारा आर डबल डैश ओ एन ए से रिएक्शन जब करता है तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन यानी एक्सचेंज हो जाते हैं आयंस, वो कंडीशन हमारी बोली जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर हम इसमें से क्या दें वो हमें देखना पड़ेगा। एल्काइल ग्रुप हमारा एक्सचेंज हो जा रहा है, तो एल्काइल ग्रुप को एक्सचेंज का कोई ऑप्शन दिया, एक्सचेंज ऑफ एल्काइल प्रोपेनेट इज एल्काइल प्रोपेनेट, ठीक है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर आएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अरे क्या यार जलवेदार क्वेश्चन आ गया। 36वां क्वेश्चन, क्या धुआंधार क्वेश्चन है। फ्यूल सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन है। कोरोजन जो है वो पैसिव होता है, कोरोजन मतलब पैसिविटी होगी। फैराडे लॉ जो हो गया वो प्रोडक्शन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया हमारा। और फ्यूल सेल जो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में चला गया। ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, ओम्स लॉ। तो अगर मैं कहूँ फैराडे लॉ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में आएगा, फैराडे लॉ आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में आएगा फैराडे लॉ। और कंडक्शन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओम्स लॉ पे चलेगा। तो यानी कि अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूँ कि हाँ गलती तो नहीं, 36 वाले का जवाब हमें देखना पड़ेगा। 36 वाले का जवाब क्या मिल सकता है। फ्यूल ए का जो है वो थर्ड मैच कर रहा है, तो यानी कि ए का थर्ड मैच कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। और बी का कौन सा मैच कर रहा है, बी का देखिएगा, बी का हमारा मैच कर रहा है फोर्थ वाला, ये भी सही आ गया। और सी का हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला, ये भी सही आ गया। और हमारा मैच कर रहा है भाई साहब लास्ट वाला फर्स्ट। वेरी गुड, नाइस। तो यानी सी ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मैं 2025 लिख रहा हूँ। अगर आपकी कलम रुकती है कमेंट करने से तो मान लेना कि आप फिर निष्क्रिय प्राणी हो। इफ अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इफ अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई वाला हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। और अगर दोनों वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू बराबर हो जाती है डेल्टा पी के, तो फिर उस समय फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट एच अपॉन 4 पाई, क्योंकि स्क्वायर में होगा ना तो 4 पाई ले लेंगे। और या फिर 1/2 कर लीजिए, फिर 1/2 इंटू यहाँ पर एच अपॉन पाई ले लीजिए, क्योंकि 4 को बाहर निकाल सकते हो आप लोग। तो ये फार्मूला हमारे आने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1/2 का तो ऑप्शन एक ही दे रखा है, लेकिन m भी बाहर लाए तो m कैसे लाएं इसको भी हमें समझना पड़ेगा। यानी कि डेल्टा p को ब्रेक करना पड़ेगा m इंटू डेल्टा v में, तो m नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन हमारा C बिल्कुल 100% राइट है। बहुत ही मेहनत का क्वेश्चन, बहुत ही ईमानदारी का क्वेश्चन। आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी ऑफ लिथियम इतना दे रखा है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 145 मिलीग्राम ऑफ द लिथियम एटम्स इनटू द गैसियस आयन। आहा, तो यहाँ से लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा, तब लिथियम डाई पॉजिटिव बनता है और एनर्जी यहाँ पर 520 किलो जूल पर मोल का यूज हो जाती है। और 140 मिलीग्राम, तो अब लिथियम का होता कितना, 7 ग्राम है ना। 7 ग्राम लिथियम के लिए एनर्जी इतनी चाहिए, तो 140
मिलीग्राम के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 520 हो गया, 520 गुणा हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई आपको करना पड़ेगा 7, और मिलीग्राम है उसको चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 520 गुणा 140 बटे 7 और ऊपर 10⁻³ कर दीजिएगा। जवाब हमें व्हाट्सएप करिएगा। जवाब फिलहाल वे 7 दूनी 14 हो जाता है, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 104 के यानी 10 पॉइंट। बी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। एक ही ऑप्शन है 104 में, दूसरा ऑप्शन भी नहीं, तो बी आप लोग भी कैलकुलेशन इसकी जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 39 पर चले आते हैं। 39 कह रहा है कंसिडरिंग द मॉलिक्यूल रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑल द आर पैरामैग्नेटिक, ये तो सही है। NaCl हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, तो सेम वैल्यू तो हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है घट रहा है। लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है क्योंकि जब सभी का सेम है, सभी पैरामैग्नेटिक है, तो लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, यानी कि 39 का सी। NaCl जो NCl है ना, तो ये न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए इसको हम लोग सेम नहीं कह पाएंगे। 40 वाले पर चले आइए। 40 वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम अमोनिया एंड क्लोरीन प्रोड्यूसिंग 4 आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूशन। तो 40वें का जवाब क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम अमोनिया एंड क्लोरीन प्रोड्यूसिंग 4 आयंस, यानी कि 4 आयन मिल रहा है। तो जवाब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, ये बात है। तो यहाँ पर 4 आयन कैसे मिल पाएंगे? तो ये तो हमें एक ही आयन मिलेगा और ये हमें 2 आयन, टोटल 3 मिले। फिर पढ़ देते हैं इसको। देखो यहाँ पर 1 मिला, 3 मिले, 3 और 1 4 आयन मिले। यहाँ पर 1 और 4 5 आयन, तो ये 5 तो गलत हो गया, ये 1 गलत हो। इन दो में से ऑप्शन है। फिर एक बार रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को दोबारा रीड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, हम समझ कुछ और रहे हैं। देखते हैं क्या। कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम अमोनिया क्लोराइड प्रोड्यूस 4 आयंस पर मॉलिक्यूल, 4 टोटल आयंस 4 ही बन रहे हैं, तो टोटल 4, यहाँ पर टोटल 5 बन जाएंगे, यहाँ टोटल 1 बनेगा, यहाँ टोटल 3 बनेंगे और यहाँ टोटल 4। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 40 वाले का ऑप्शन हमारा सी 100% राइट, क्योंकि 1 ये बनेगा और 3 ये वाले बनेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन स्प्रेड द रेट 2025 लिख दीजिए। आयनिक सरफेक्टेंट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है? तो मैं आपको बताऊंगा। जितने काउंटर आयन, हाइड्रोफोबिक, टेल हाइड्रोफिलिक, यानी कि सब पर डिपेंड करती है। यहाँ पर ऑल वाला ऑप्शन आप राइट ऑप्शन लगा लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। क्या हा 42वां क्वेश्चन झटका है। 42वां क्वेश्चन नहीं, झटका है बिल्कुल भाई साहब। देख लोगे दिल तुम्हारा गदगदा जाएगा, है ना। ये पीएच का मतलब है हमारी बहन जी, और ये बहन जी पर जब Br2Fe तो भैया बनेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो एक्स है ये हमारे मघौलाल, यानी कि MgBr इसके ऊपर लगा दीजिए। और इसकी जब इससे कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कोहल बन जाता है, तो यानी कि अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2OH, और इसको जब कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। याद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूछ क्या रहा, ये देखो एक्शन वाई जो है वो इथेनॉल है, यानी कि 1,2 फिनाइल हो गया। ब्रोमो कहाँ से आ गया भैया? नाम ढूंढो इसका जल्दी से, ढूंढो रे। 2 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और 2 फिनाइल इथेनॉल, ये तो 2 फिनाइल इथेनॉल है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। बिल्कुल सही है। तो यानी कि झम्मू लाला इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी लगा देते हैं। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हमारा फिनाइल इथेनॉल हो जाता है। ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन यार, क्या जलवा है क्वेश्चन का। जिंदगी में अगर पीजीटी अभी भी नहीं निकाल पाए तो फिर शर्म के मारे कपड़े से मुंह मत छुपाना, नाली का पानी पी लेना। यहाँ पर आता है, ये आदत है मेरी मजाक करने की। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, पढ़ते रहने का भाई साहब। बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और टेंशन मत लीजिए। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द प्रोडक्ट इज CH। आहा क्या जलवा। तो यहाँ पर आपका मैं CH2 कर देता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ CHBr हो जाएगा। फिर इसने एकदम जाकर के एक चिपक गया, तो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो जाएगा, सॉरी। और CHBr2 का जब इससे कराएंगे, अल्कोहलिक के उससे कराएंगे, तो फिर यानी फिर एक H2 निकल जाएगा, यानी कि फिर CH2, फिर वापसी वही मार दी तो इसने। और उसके बाद फिर सोडामाइड से ओहो जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। तो 43 वाले का जवाब जहाँ पर थे वहीं पर आ गए, इथाइन हो जाएगा।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चा। अरे यार इस क्वेश्चन की तो मुझे तलाश थी भैया। फॉर ए क्रिस्टल फेस शोन इन द फिगर, क्या बात है यार। तो यहाँ पर अगर मैं अपोजिट चलता हूँ तो ये जो देख रहे हो आप, यानी कि इंटरसेप्ट एक्स वाई जेड, यानी पहले मैं एक्स ये ले लेता हूँ और वाई कौन सा लिया है, नीचे लिया होगा वाई, ये वाला वाई होगा, देखो ये वाई ये जेड है। अच्छा ये वाई है छोटा, मिनिमाइज करो थोड़ा सा तब जलवा आएगा। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ में लड़ाई चल रही है हमारी, तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे आज, 100% लड़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, मैं तो हर चीज पर तैयार हूँ। तो देखो यहाँ पर हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। अब सभी का हम लोग पहले तो वन 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 कर लेते हैं, ठीक है सिंपल। अब यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो एक्स और वाई प्लेन पर दिख रहा है, तो जेड प्लेन पर तो हमें दिख ही नहीं रहा है, जेड प्लेन पर तो दिख ही नहीं, जेड तो ब्लैंक जा रहा है, तो इसका जो है 1/3 कर देते हैं, और सॉरी 1/, किसका एक्स का 1/1 2 3, क्या करना पड़ेगा 1/3 करेंगे, सही है। और बाई का जो है वो 1/, इसका भी हमें कितना 1/3 ही करना पड़ेगा, तो x का 1/3 करें, यहाँ से लिया है तो यहाँ 1 2 ही दिया तो 2 ही तक लेना ही पड़ेगा, तो इसका 1/2 ले लो, और 1 2 3 तो इसमें भी दिया है ना, तो माइनस में दिया प्लस में 3 दिया है। चलिए 1/2 कर लेते हैं इसको, तो इंटरसेप्ट जो है एक्स बाई जेड के 2 ले लेते हैं, इसका 3 ले लेते हैं, और इसका इंटरसेप्ट, ओ हो सर सॉरी, ये थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है एक्स का जो है वो ये होना चाहिए था 3। चलिए देखते हैं अभी आंसर देखते हैं, मिलान करेंगे तो ये हो गया, तो इसका 6 हो गया, 6 से कर 2 3 6, 4 2 3 दूनी 6, और ये 6 हो जाए, यानी 3 3 2 और 6 होगा, 3 2 6। चेक करके देखते हैं एक बार, आंसर चेक कर लेते हैं। 3 2 6, 3 2, तो यहाँ पर फिर आंसर हमारा वो तो मैच ही नहीं कर रहा है, 3 2 6 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है हमें, तो इसका मतलब जो है 3 2 6, तो नन ऑफ द अबव लगा दें, नन ऑफ द अबव लगा लेते हैं। आप भी चेक कर लीजिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, वो तो ऑप्शन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 45वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45वां 298 पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबके दे रखे हैं, H2S गैस पास करें थ्रू द सॉल्यूशन कंटेनिंग द above ions to with the molar concentration of ion that will precipitate in first। तो हमें solubility प्रोडक्ट देखना पड़ेगी जिसकी लोएस्ट KSP होगी। अब लोएस्ट किसकी है, लोएस्ट है हमारे पास में ये वाली, और ये वाली किसकी, कैडमियम की है, यानी 45 का ये कॉपर का, तो कॉपर कैडमियम निकल, तो ये कॉपर की ये हो गई, कैडमियम की ये हो गई, कॉपर की हुई ना सबसे कम, तो कॉपर की हुई, तो कॉपर वाला ये ऑप्शन डी ले लीजिए। सिंपल है कि जिसकी सबसे वैल्यू कम वही धमाका करेगा। विच वन इज सैंडमेयर, अरे रे ये तो जलवा काट दिया भाई, सैंडमेयर रिएक्शन, तो यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहली वाली ही धार से सैंडमेयर है, Cu2Cl2 या Cl हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यार, अगर पीजीटी निकालना है तो वास्तव में हमें ऐसे क्वेश्चंस की भरपूर डोज चाहिए होगी। द मॉलिक्यूल इन द मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एंगल आर द सेम, द शेप आर सेम, शेप सेम है, बॉन्ड एंगल तो नहीं हो सकते हैं, तो 47 का यहाँ पर बी। इनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सभी में शेप तो समान आएगी लेकिन एंगल नहीं समान आ सकते, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। भाई H2O मॉलिक्यूल को देखो तो यहाँ पर 2 लप्पू मिल जाएंगे, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर फिर एक लोन पेयर, लेकिन फ्लोरीन है यहाँ पर, और यहाँ पर मीथेन में नो लोन पेयर है। तो इस तरीके से शेप बेस्पर थ्योरी, BSEPR थ्योरी पर हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है साहब। ब्लू प्रिंट पेपर हैविंग द कोटिंग ऑफ, ब्लू प्रिंट पेपर जो होता है इस पर कोटिंग किसकी होती है, तो पोटेशियम फेरिस साइनाइड और अमोनियम फेरिक सिट्रेटी, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में। ब्लू प्रिंट पेपर जो होता है जिसे आप कार्बन पेपर बोलते हो, पोटेशियम फेरिस साइनाइड एंड अमोनियम फेरिक सिट्रेट का इसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक,
इन यानी कि अब हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके अंदर। एम्फोटेरिक भी होना चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, तो कार्बन से जो रिड्यूस हो सकता है वो तो भाई साहब फिर यही आएगा, जिंक ही आ सकता है, ये नहीं रिड्यूस होगा। एक्वायर येलो कलर, तो वो तो फिर अब फाइनल हो गया कि येलो कलर हीटिंग पर यही मिलता है, सॉलिड में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये हमारे 49 क्वेश्चन हो गया। और अब देखते हैं 50 क्वेश्चन है है भैया, चलो भाई देख लो। 50वां क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ आप लगा दो यार, मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, आप ऑप्शन देना। अगर 5 मोल दिया है तो 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट द, ठीक है, द डेल्टा एस, ओ हो, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 आर टी एन लगाना पड़ेगा, द एन देख लेते, 10 लीटर इनिशियल वॉल्यूम, 5 मोल एन लगाना पड़ेगा, एन आर टी हो गया, एन आर टी तो नीचे आता ना इसमें, डेल्टा एस क्यू अपॉन टी फार्मूला होता है, तो यहाँ टी हो गया, और लॉग V2 अपॉन V1 वैल्यू पुट करिएगा, और वैल्यू पुट करने के बाद इस वाले का आंसर हमें कैलकुलेट करके भेजिएगा कि कितना कैलकुलेशन में आएगा। 94, 73, 70, 27, 11 पर। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर लगाइए। और मैं कहता हूं अगर पीजीटी एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है तो फिर हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाइए जैसे मैंने आपको ये धमाकेदार क्वेश्चन की डोज दी है, और ये धमाकेदार क्वेश्चन आपका सिलेक्शन जरूर कराएंगे। तो ऐसे वीडियोस लाने के लिए हमें कमेंट में मोटिवेट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हम आपके मोटिवेशन से ही मोटिवेट होते हैं। थैंक यू।